नमस्कार दोस्तों, मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाऊं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि जब हम आपके बीच आएँ तो हम आप तक आसानी से पहुँच सकें। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, देश के सभी साथियों, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ 38 औषधियाँ अंगवार औषधियाँ हैं। दरअसल इन्हें अंगवार क्यों कहा गया, इसकी भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ दो प्रकार की हैं, एक फंक्शनल मेडिसिन और एक टिश्यू मेडिसिन। दोनों ही औषधियाँ अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी हैं। जो फंक्शनल मेडिसिन है ये उन अंगों के कार्यों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं और जो टिश्यू मेडिसिन है ये उन अंगों के ऊतकों में होने वाली क्षत या कोशिका में होने वाली क्षति को पूर्ति करती हैं। अर्थात इस पर विवाद नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ कार्य क्षेत्र में, जहाँ उनका कार्य है, उस विशेष कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव दर्शाती हैं और एक विशेष औषधि किसी दूसरे विशेष कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं दर्शाती है। ऐसा प्रयोग में आया है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड का नाम कोई भी हो, लेकिन प्रयोग और अनुभव सबके अपने अपने होते हैं। पिछले 37 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्षेत्र में उतर के मैंने इस बात का अनुभव किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर तरीके पर खरी उतरती हैं और इसमें कोई भी परिकल्पना नहीं है, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है। मैटी जी के समय में विज्ञान पर उतने शोध नहीं हुए थे, इस नाते उनके कार्यों की विवेचना भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। लेकिन जो जो विज्ञान आगे बढ़ा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में एक अच्छे काम करने वाले बहुत अच्छा काम किए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान किया। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फंक्शनल ग्रुप की मेडिसिन की बात है, इसमें सैक्रोफ्लोशो ग्रुप में यस1, यस2, यस3, यस4, यस5, यस6, यस7, यस8, यस9, ये मैटी जी ने यस ग्रुप की मूल रूप से औषधियाँ तैयार की थी। मैटी जी ने यस11, यस12 और यस10 का नाम यस4, यस7, यस8 के स्थान पर दिया था। बाद में उनके अनुयायियों ने कुछ कंपाउंड मेडिसिन ला करके इन औषधियों का स्थान बदल दिया। इसी तरीके से मैटी जी ने सी ग्रुप के मेडिसिन में C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक औषधियों को दर्शाया था और जो सी ग्रुप की अन्य औषधियाँ थी C13, C15, C17, इनका जो नाम था ये 7, 8, 9 के स्थान पे थे। यानी 7, 8, 9, C7, C8, C9 को हटा करके C13, 15 और 17 का नाम दिया गया। ये अतिक्रमण किया गया विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा। उन्होंने अपने अपने, जैसे मैंने अपने अनुभव से अभी मैं अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा कुछ अपने निजी अनुभवों की। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटी जी ने फंक्शनल ग्रुप और टिश्यू ग्रुप के जो औषधियाँ थी उनके मूल रूप से जो स्थान दिए थे वो ये थे। अब C13 का स्थान C7 है, C15 का स्थान C8 है और C17 का स्थान C9 है। यस ग्रुप में जो कंपाउंड मेडिसिन बने वो यस4 बना। यस4 में रखा गया उनके अनुयायियों द्वारा यस2 और यस1 को मिला करके। यस7 को बनाया गया यस1 और A1 को मिला करके। यस8 को बनाया गया यस1 और A3 को मिला करके। यस9 को बनाया गया यस5 और F1 को मिला करके।
इसी तरीके से सी ग्रुप के मेडिसिन में अगर हम चर्चा कर लें कि C7 को बनाया गया C5A2 को मिला के, C8 को बनाया गया C10 A2 और F1 को मिला करके, C9 को बनाया गया S5 A2 और L1 को मिला करके, C11 का निर्माण किया गया A2 S5 C5 और L1 को मिला के, C12 को बनाया गया A1 और C1 को मिला के, C14 को बनाया गया C13 F1 और A3 को मिला के, और C16 को बनाया गया S1 A3 और C15 को बना करके। अब आप इस मेडिसिन में अगर आपको हम दोबारा C8 पर चर्चा करें कि C8 में एक मेडिसिन रखी गई है A2 C10 और F1। जब C8 बना और उसके बाद C10 बना, अगर ये लोग मान लें तो फिर C8 में C10 आया कैसे? इसका तात्पर्य हुआ कि C10 पहले खोजा गया था और उसको अनुयायियों ने अपने कंपाउंड मेडिसिन के C8 में उस इंग्रेडिएंट को मिलाया, और जब उसको मिलाया तो उन्होंने C8 बना दिया जिसमें C10 के जिक्र किया गया। इससे ये लगता है कि लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को अपने अनुसार उसके ग्रुप को निर्धारित किया। लिम्फेटिको ग्रुप में L2 में S1 L1 और A3 मिलाया गया, L3 में L1 S2 A3 मिलाया गया। P ग्रुप में मेडिसिन मुख्य रूप से P1 P2 P3 P4 थी, और बाद में P5 6 7 8 9 और फिर इसी तरीके से वेन 1 में के बाद वेन ग्रुप में यानी वेनरियो ग्रुप में वेन 2 वेन 3 वेन 4 वेन 5 भी बना दिया गया। फिर एक अंतिम मेडिसिन सभी ए ग्रुप को मिला करके SY या सिंथेसिस बना दी गई, जिसमें सभी ए ग्रुप की वन ग्रुप की मेडिसिन थी A1 S1 F1 P1 L1 वेन 1। इस तरीके से उनमें सारी मेडिसिन का कंपाउंड मिला दिया गया। जब हम बात करते हैं कि कुल मेडिसिन हमारी किस प्रकार की हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि ए ग्रुप में 3 मेडिसिन हैं A1 A2 A3, L ग्रुप में 1 मेडिसिन है L1, F ग्रुप में 2 मेडिसिन है F1 और F2, वर ग्रुप में 2 मेडिसिन है वर1 और वर2, P ग्रुप में 4 मेडिसिन है P1 P2 P3 P4, वेन ग्रुप में केवल 1 मेडिसिन है वेन 1, और S1 ग्रुप में यस ग्रुप के अतिरिक्त एक और मेडिसिन है जिसे हम यस-लास कहते हैं। यस-लास हमारी मूल औषधि में 38 औषधियों में है, और जो त्वचा की मेडिसिन बनाई गई थी जिसे APP का नाम दिया गया, ये बाद में आई। हमने अपने पिछले वीडियो में 38 औषधियों में 32 मूल और 5 इलेक्ट्रिसिटीज और एक त्वचा की मेडिसिन कही थी जिसका नाम APP है। मैं वहाँ पर स्लास को कहना आपसे भूल गया था, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। स्लास को उसमें जोड़ लीजिए। स्लास मेडिसिन भी हमारी मूल औषधियों के साथ है, जो मैटी जी के द्वारा ही निर्मित की गई थी, और मैटी जी ने मात्र 1 मेडिसिन कंपाउंड S9 बनाया था। बाद में S10 के स्थान को उसको चेंज करके लोगों ने अपना अपना नाम दिया। जहाँ तक पौधों की बात है, 115 पौधों की लिस्ट मेरे सामने है, और मैं इस 115 पौधों की लिस्ट के बारे में आपसे कल चर्चा करूँगा। हम आपसे आज इतना ही बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं, ये हमारे 7 मुख्य बातों पर कार्य करती हैं। पहला है लैक ऑफ न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा अटैक बॉडी पार्ट्स। दूसरा है चेंज ऑफ pH इन टिश्यू फ्लूइड। तीसरा है चेंज ऑफ होम्योस्टैटिस लीड टू डिस्टर्बेंस बिटवीन ICF एंड ECF। चौथा कारण है डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। पांचवा कारण है अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स इन टिश्यू और सिस्टम। छठवां कारण है शो द सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन, और सातवां कारण है डिस्टर्बेंस ऑफ हेल्थ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन इन 7 क्रियाओं के आधार पे शरीर में कार्य करती है।
जहाँ तक रोग की परिभाषा है तो रोग हमारे यहाँ एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन, ध्यान रखें कि स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। परमानेंट चेंजेस को हम मेडिसिन द्वारा दूर नहीं कर सकते। हम टेम्परली जो चेंज हमारे बॉडी के लिम्फ और ब्लड में आते हैं, हम उसी को अपनी औषधियों द्वारा दूर करते हैं। तो हमारे शरीर में जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है या एक्स्ट्रा अटैक का बॉडी पार्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा अटैक बॉडी के किसी पार्ट में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो या अन्य इन्फेक्शन हो। दूसरा है बॉडी का जब हमारे टिश्यू फ्लूइड का पीएच मान चेंज होता है, तब भी हम अपने आप के होम्योस्टेटिस हमारा बिगड़ जाता है। होम्योस्टेटिस हमारा आईसीएफ का या ईसीएफ का, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारे न्यूरॉन्स के बाहर और अंदर की जो मैटर है या मटेरियल है, जब उनमें कोई परिवर्तन होता है तब भी हमारे बॉडी का होम्योस्टेटिस बिगड़ता है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इन टिश्यू के अंदर जो मुख्य रूप से टिश्यू के कार्य करने के जो वास्तविक लक्षण हैं, जब उससे कोई हमको परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो हम रोग की तरफ अग्रसर होते हैं। और डिस्टर्बेंस ऑफ द हेल्थ, ये शरीर में रोग के प्रवेश करने के 7 कारण हमने आपको बताए। इन 7 कारणों को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 औषधियों से विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए फिर हम इनको एज एंजाइम्स संबंधित टारगेट सेल तक देने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही औषधियाँ हमारे शरीर में पहुँचती हैं, अपने संबंधित टारगेट सेल तक पहुँचती हैं और वहाँ पे ये काम करके हमारे बॉडी के संबंधित सेल के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करती हैं। जब सेल का होम्योस्टेटिस मेंटेन हो जाता है तो हमारे टिश्यू का होम्योस्टेटिस मेंटेन हो जाता है। टिश्यू के होम्योस्टेटिस मेंटेन होने से हमारे ऑर्गन का होम्योस्टेटिस मेंटेन हो जाता है। और जब ऑर्गन हमारा होम्योस्टेटिस में आ जाता है तो हमारा शरीर स्वतः अपने होम्योस्टेटिस में आकर के अपने आप को स्वस्थ अनुभव करता है। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि हम अपने बॉडी के होम्योस्टेटिस को अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के एज ए कैटलिस्ट, इसकी प्रेरणा से हमारे सेल के होम्योस्टेटिस मेंटेन होते हैं और सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू बॉडी, हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की एक संक्षिप्त सी कार्यप्रणाली है। मैं आप सबसे ये भी कह दूं कि चूँकि ये वीडियो हमारा एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, तो हम आपको उतना ही बता सकते हैं। शेष बातों के लिए हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मेरे द्वारा लिखी गई है और देश में बहुत तेज़ी से इसकी मांग बढ़ी है, आप भी इस बुक को ले सकते हैं। हमारे फ़ोन कॉल नंबर 9793252355 पर हमसे संपर्क करके इस बुक को आप मंगा भी सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल आपसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में किसी नए प्रसंग पर चर्चा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।